नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जामों के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, इंडियन ज्योग्राफी से है, कह रहा है कि कौन भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए का आवास है। तो एशियाई शेरों के लिए हमने कई बार बताया है कि गिर नेशनल पार्क आपका प्रसिद्ध है। कौन सा? गिर जो है गिर नेशनल पार्क ये प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि ये है कहाँ पे, तो ये भारत के गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, जैसे ये सभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपके राजस्थान राज्य में है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो जो कान्हा आपका टाइगर रिजर्व है ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। ये भी बातें आप लोग साथ में यहीं पे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछे ये कहाँ पे है, तो ये भी आपके कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। ठीक। टाइगर स्टेट अगर आपसे पूछे किसे कहते हैं, टाइगर स्टेट का किसे कहते हैं, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश को कहते हैं। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। तो इतनी बातें आप लोग को इस प्रश्न से याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट था ये प्रश्न। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है, तो गिर नेशनल पार्क जो कि भारत के गुजरात राज्यों में है, वहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये बहुत ही फेमस एग्जाम का क्वेश्चन है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में। हमने बताया कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक। आगे हमने बताया क्या, बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में फेमस है, मध्य प्रदेश का। इसके अलावा टाइगर रिजर्व के टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, वो मध्य प्रदेश को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तकों से संबंधित है। कुछ नवीन पुस्तकें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, कुछ पुरानी पुस्तकें, कुछ हिंदी की पुस्तकें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि पाथेर पांचाली के लेखक कौन है, तो पाथेर पांचाली के लेखक है विभूषण बंदोपाध्याय। ठीक। इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे नोट करेंगे विभूषण बंदोपाध्याय यहाँ के जो है इसके जो है राइटर हैं। ठीक। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न में आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लेखक और उनके पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है पाथेर पांचाली एक बांग्ला उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक। फेमस है, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ गया प्रश्न है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे देवदास और चरित्रहीन ये किसकी पुस्तक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। देवदास एंड चरित्रहीन ये किसकी पुस्तक है, तो ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले पुस्तक हैं। देवदास और चरित्रहीन ये पुस्तक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। शरत चंद्र यहाँ पे नोट करिएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। ठीक। पाध्याय की पुस्तक है। एक पुस्तक और आप लोग जानते हैं, अगर आपसे पूछे कि आनंद मठ किसकी पुस्तक है, आनंद मठ किसकी पुस्तक है, भली भांति आप लोग जानते हैं, कई बार बताया भी गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। यहीं से हमारा क्या लिया गया, आनंद मठ से ही हमारा जो है राष्ट्रीय गीत लिया गया है, और जो है यहीं से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है, और जिसका नाम क्या है, वंदे मातरम नाम है। क्या है? वंदे मातरम नाम है। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं इस प्रश्न का। देखिए हमने क्या बताया, आपसे प्रश्न पूछा था कि पाथेर पांचाली के लेखक कौन है, तो हमने बताया विभूषण बंदोपाध्याय इसके लेखक हैं। अगर आपसे पूछे ये बांग्ला उपन्यास है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। फिर हमने बताया कि देवदास और चरित्रहीन ये किसकी पुस्तक है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है देवदास और चरित्रहीन। आनंद मठ किसकी पुस्तक है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। राष्ट्रीय गीत इसी में से लिया गया है, जो कि क्या है, वंदे मातरम है। ठीक।
अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष क्या है, कौन है, इनके नाम क्या है, स्थापना कब हुई है, इनके पहले अध्यक्छ कौन थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये सभी बातें एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए अगर आपसे पूछे कि सीईओ कौन है तो आप लोग बताएंगे VVR सुब्रमण्यम। क्या नाम है उनका, VVR सुब्रमण्यम कौन है, इसके सीईओ है। अगर आपसे पूछे कि पहले सीईओ कौन थे, पहले सीईओ कौन है, तो आप लोग बताएंगे सिंधु श्री खुल्लर पहले सीईओ थे। क्या नाम था इनका, सिंधु श्री खुल्लर इनके पहले सीईओ थे। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग की जो है उपाध्यक्ष का क्या नाम है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का क्या नाम है, तो आप लोग बताएंगे कि सुमन बेरी हैं। कौन है, सुमन बेरी हैं इसके उपाध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या है, तो अरविंद पनघड़िया पहले उपाध्यक्ष का नाम है। कि क्या नाम है, अरविंद पनघड़िया पहले उपाध्यक्ष का नाम है। और ये जो वर्तमान समय में ये वित्त आयोग भी है, वर्तमान समय में ये क्या किस पद पे हैं, तो भारत के वित्त आयुक्त हैं। कितने नंबर के, 16वें नंबर के। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। NK सिंह के जगह पे आए हैं नंद किशोर सिंह के जगह पे। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग की बात करें अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री मतलब जो भी उस समय प्रधानमंत्री रहेगा वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। और उसके बाद अगली बात है, इसको सरकार का क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सरकार का थिंक टैंक। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सरकार का थिंक टैंक किसे कहते हैं, तो नीति आयोग को कहते हैं। स्थापना कब हुई थी, तो इसकी बात करें, इसकी बात स्थापना 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे, इतनी बात आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। ठीक, कब स्थापना हुई थी, तो हमने बताया 1 जनवरी कब हुई थी, 1 जनवरी 2015। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न था, नीति आयोग से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नीति आयोग का सीईओ पूछे कौन था, तो आप लोग बताएंगे कि नीति आयोग का जो सीईओ था वो आपके VVR सुब्रमण्यम थे। कौन थे, VVR सुब्रमण्यम। और पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। अगर आपसे पूछे उपाध्यक्ष कौन था, तो सुमन बेरी। अगर आपसे पूछे पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनघड़िया है। अगर आपसे पूछे कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं। वित्त अरविंद पनघड़िया वर्तमान समय में हमारे कौन है, 16वें वित्त आयोग है। अगर आपसे पूछे कि इसका जो सरकार का थिंक टैंक इसका नाम है, और 1 जनवरी 2015 की इसकी स्थापना हुई थी। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो आपको क्लास लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़ना है। और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंद महासागर का बड़ा बिंदु मतलब द्वीप कौन है, प्रशांत महासागर का, भूमध्य महासागर का। तो देखिए ये जो है भूमध्य महासागर का वो सबसे बड़ा जो द्वीप है सिसिली द्वीप है। क्या नाम है इसका, सिसिली द्वीप है। तो ऐसे इसको याद रखेंगे। ठीक, तो सिसिली द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप। अगर आपसे पूछे कि मेडागास्कर किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो मेडागास्कर बताएंगे। मेडागास्कर अगर आपसे पूछे मेडागास्कर जो द्वीप है ये किस महासागर में है, तो ये आप लोग बताएंगे कि ये हिंद महासागर में, हिंद महासागर में है। और हिंद महासागर का जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, हमने बताया बोर्नियो अगर आपसे पूछे किस महासागर में है, बोर्नियो द्वीप अगर आपसे पूछे किस महासागर में है, तो बोर्नियो द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में, किस महासागर में, प्रशांत महासागर में है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पे पूछे कि ग्रीनलैंड किस महासागर में, ग्रीनलैंड द्वीप जो है, ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये किस महासागर में है, तो ये जो है अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो यहाँ पे नोट करेंगे विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो सिसिली द्वीप है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और मेडागास्कर द्वीप कहाँ का है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो है प्रशांत महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे पूछे कि ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड के बारे में हमने कल आपको क्या बताया था। अगर आपसे पूछे कि ग्रीन जो है लैंड है आपका जो, अगर आपसे पूछे कि ये जो स्थित कहाँ पे है,
किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप लोग बताएंगे कि भैया ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। किसमें? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। लेकिन अगर आपसे पूछे ग्रीनलैंड पे जो है अधिकार किस देश का है, तो आप लोग बताएंगे किस देश का अधिकार है? तो यहाँ पे इस पे किस देश का अधिकार है? पुर्तगाल। किसका? डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का इस पे अधिकार है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। तो हमने एज का रिवीजन भी कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? तो सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम या फिर इसका वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। तो वैज्ञानिक नाम गेहूं का क्या है? ट्रिटिकम स्टीवम। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग को याद रखना है। ट्रिटिकम स्टीवम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रिटिकम स्टीवम इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि धान का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए भैया, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा। क्या नाम है इसका? ओराइजा और सैटिना इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पे लगती है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, गेहूं की मंडी विश्व की सबसे बड़ी कहाँ पे लगती है? वो विनिपेग में लगती है। विनिपेग। और विनिपेग कहाँ पे है? तो ये कनाडा में है। कनाडा देश में है। ठीक, अगले बात है, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का कौन करता है? गेहूं का जो है सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो विश्व में पूछे तो चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो आपका उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम क्या है। तो हमने बताया इसका वास्तविक नाम है ट्रिटिकम स्टीवम, इसका वास्तविक नाम है ओराइजा सैटिना, ये धान का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं की मंडी विश्व की सबसे बड़ी कहाँ पे लगती है? विनिपेग कनाडा में लगती है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है, और भारत में पूछे तो सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। अगला प्रश्न है जलधाराओं से। ये जलधाराओं से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब किस महासागर की जलधारा कौन सी है, और ये वर्ल्ड जियोग्राफी में आप लोग जब महासागरीय जलधाराएं पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो कि गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है ये कहाँ से निकलती है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। सबसे पहले तो यही आप लोग को याद रखना है, मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है, पहली बात हो गई। और दूसरी बात आप लोग को ये याद रखना है कि ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। तीसरी बात आप लोग को ये याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको यूरोप का क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछे कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा को क्या कहा जाता है, तो इसको यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल। तो ये भी बातें आप लोग को यहीं पे याद रखनी है। यूरोप का कंबल इसे कहते हैं क्योंकि गर्म है, तो वहाँ पे जो है ठंडी बहुत रहती है, उसके लिए ये लाभदायक होती है। अल नीनो, अगर आपसे पूछे जलधारा कैसी जलधारा है? अल नीनो, तो ये बताएंगे कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। अगर आपसे पूछे कि लेब्राडोर की जलधारा कैसी है? ये सभी पूछी जाने वाली जलधारा है। लेब्रा। अगर आपसे पूछे कि जो हमारी लेब्राडोर की जलधारा है, लेब्राडोर जलधारा, ये कैसी जलधारा है? लेब्राडोर की जलधारा, तो ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर लेब्राडोर हो गया, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि हम्बोल्ट की जलधारा कहाँ पे है? हम्बोल्ट की जलधारा ये कैसी जलधारा है? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि ठंडी जलधारा है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि लेब्राडोर की जलधारा कहाँ पे बहती है, तो ये अटलांटिक महासागर में। किसमें? अटलांटिक महासागर में बहती है। अगर हम्बोल्ट की जलधारा पूछे तो ये प्रशांत महासागर में बहती है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में बहती है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस खाड़ी से निकलती है? तो मैक्सिको की खाड़ी से। हमने बताया ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। उसके बाद इसे क्या कहा जाता है? इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। ठीक, अल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है, और हम्बोल्ट की जलधारा भी ठंडी जलधारा है। उसके बाद हमने बताया कि जो है लेब्राडोर की जो जलधारा है आपकी, वो अटलांटिक महासागर में बहती है, और हम्बोल्ट की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में बहती है। महत्वपूर्ण प्रश्न था, याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न कह रहा है कि कौन कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो हम ये प्रश्न क्या था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से पूछता है। किसे पूछता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना।
चतुर्भुज योजना। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2001 से चली थी 2012 तक। कब चली थी? 2001 से 2012 तक चली थी। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इसको शुरू किसने किया था, तो इसको शुरू करने वाले जो थे, और अगर आप इसके तहत सड़क बनाया जा रहा था तो ये सड़क से संबंधित है। और कितनी सड़क बनी जा रही थी, तो इससे 5846 किलोमीटर 5846 किलोमीटर इससे सड़क बनना था। ठीक, और जो है 5846 किलोमीटर इससे सड़क बनना था और 4 महानगर को जोड़ना था। किसको जोड़ना था? 4 महानगर को जोड़ना था। कौन कौन से महानगर आपके हैं? तो सबसे पहले मुंबई से जोड़ना था आपको दिल्ली से जोड़ना था आपको कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से आपको चेन्नई जोड़ना था। तो ये था इसका योजना। कोलकाता, और कोलकाता से जोड़ता कौन? चेन्नई। तो ये 4 महानगरों को आपस में जोड़ने के लिए ये योजनाएं चलाई गई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। एक चीज़ आप लोग बताएंगे NHI का फुल फॉर्म क्या है। आप लोग कहीं घूमने टहलने जाते हैं तो हाईवे पे आप लोग देखते होंगे कि NAHI होता है। NAHI का फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिए। तो इसका फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक, तो यहाँ पे इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि कौन कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसके लिए लाया गया था। कब आया था? तो 2001 से 2012 तक चला था, सड़क से संबंधित था। 5846 किलोमीटर इसके तहत सड़क बनाना है और 4 महानगरों को जोड़ना है, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई। ये बात यहाँ पे याद रखेंगे। अगला बात हमने बताया कि NAHI का फुल फॉर्म क्या होता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर अगर आपसे पूछे वर्तमान समय कौन है, तो अभी ये करंट अफेयर का प्रश्न बना हुआ है, संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। जो शक्तिकांत दास है ना, संजय मल्होत्रा बन चुके हैं वर्तमान समय में। शक्तिकांत दास हैं वो चेंज हो चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर, तो इसके पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इसके पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख भारतीय गवर्नर थे। अगर आपसे पूछे कि RBI की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि RBI की जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, अगर आपसे पूछे कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। RBI का हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है, तो मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर है। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान समय में इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा जी बन चुके हैं और RBI के पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछे कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख इसके भारतीय गवर्नर थे। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय इसका कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। सॉरी, गड़बड़ हो जा रहा था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी क्यों दी गई थी? देखिए काकोरी कांड हुआ था, बहुत भारी कांड था भारत का, काकोरी कांड। ठीक, क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था, ट्रेन लूटा गया था, काकोरी कांड। काकोरी इसका नाम हो चुका है काकोरी ट्रेन एक्शन। अभी इसका नाम बदल चुका है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, बदल करके मोदी जी किए हैं। अब ये कब हुई थी, तो ये भी आप लोग बात ध्यान रखेंगे, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। इसमें जो ट्रेन का नाम था उसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन था, जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। कहाँ से? सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। उत्तर प्रदेश की घटना है। इसमें क्या किया, आपके
सभी लोगों ने मिल करके, इसमें बहुत 16 लोग करीब थे, उसको मिल करके ट्रेन को लूट लिया था। उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ा गया, जिसमें से फांसी हुई 4 लोगों को आप लोग ध्यान रखना है। 4 लोगों को मुख्य रूप से नाम आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, यहाँ पे लिखा भी गया है राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। अशफाक उल्ला खां थे, अशफाक उल्ला खां थे। राजेंद्र लाहाड़ी थे, कौन थे? राजेंद्र लाहाड़ी भी थे, राजेंद्र लाहाड़ी थे। और आपके रोशन सिंह थे, रोशन सिंह थे। तो इन लोगों को क्या हुआ? फांसी दे गई। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। उसकी इस घटना को क्या कहते हैं? काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। ठीक, तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि फांसी क्यों दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन एक्शन की वजह से। क्या कब हुआ था ट्रेन एक्शन? तो 9 अगस्त 1925 को। 1924 कौन लिख दिया यार? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन, जो कि कहाँ से कहाँ जा रहा था? सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। इसके तहत फांसी दी गई राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन राजेंद्र लाहाड़ी और रोशन सिंह को इसमें फांसी दी गई थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो देखिए, टाइपराइटर के आविष्कारक जब आपसे पूछेगा एग्जाम में कौन है, तो आप लोग बताएंगे सोल्स हैं टाइपराइटर के आविष्कारक। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? पिता नहीं भाई, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? जनक या फिर? तो इसे कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? हमने बताया था कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे सीपीयू बोलते हैं। क्या होता है सीपीयू? तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स हैं। कंप्यूटर के पिता के जनक कौन है? तो इसके चार्ल्स बेबेज हैं। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपने बताया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 2 पार्ट होते हैं, एयू, एक होता है एएलयू, एक एएलयू होता है और एक एलयू होता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा क्या होता है? लॉजिकल यूनिट। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि रेशम किस उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? ठीक, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न डाल के लिखेंगे कि रेशम जो है ये किससे उत्पन्न होता है? तो ये रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। जो आपके रेशम होते हैं ना, रेशम के जो कीड़े होते हैं कि कीड़े रेशम के जो कीड़े होते हैं उनके प्यूपा से उत्पन्न होते हैं, प्यूपा से उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछे कि यहीं पे रेशम के बारे में, रेशम का पालन कहाँ पे होता है? अगर आपसे पूछे कि रेशम का जो है इसका पालन कहाँ पे होता है, तो पालन जो है शहतूत वृक्ष पे होता है। किस पे? शहतूत के वृक्ष पर इसका पालन होता है। अगर आपसे पूछे कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, रेशम के कीट को पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन, तो इसको कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं इसको? सेरीकल्चर। और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सेरीकल्चर जो है इसमें किस चीज़ का पालन किया जाता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन पूछिए कहाँ पे किया जाता है? रेशम का जो है सर्वाधिक उत्पादन ये कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन जो है चीन में होता है। आप लोग बताएंगे कि भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? आप लोग के लिए प्रश्न है, आप लोग बताएंगे कि भारत के किस राज्य में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो रेशम का उत्पन्न कहाँ से होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। ये बातें हमने बताया। पालन इसका शहतूत वृक्ष पर किया जाता है। और रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चीन करता है। भारत में बताएंगे आप लोग कि कौन उत्पादन करता है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि मोबाइल फोन के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न आप लोग चेंज करिएगा। ये प्रश्न था कि मोबाइल के आविष्कारक कौन है?
तो मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक के बारे में आप लोग बताएंगे, मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक के बारे में। तो मोबाइल फ़ोन के जो आविष्कारक हैं उनका नाम है मार्टिन कूपर। क्या नाम है? मार्टिन कूपर इनका नाम है। ठीक, अगर आपसे पूछे यहीं पे टेलीफोन तो इसके आविष्कारक दूसरे हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, तो टेलीफोन के जो आविष्कारक हैं, ओ नो, आविष्कारक, टेलीफोन के जो आविष्कारक हैं उनका नाम है क्या? ग्राहम बेल। क्या है? ग्राहम बेल। अगर आपसे पूछे कहीं पे विद्युत बल्ब किसने बनाया, विद्युत बल्ब किसने बनाया, तो वो बनाए थे आपकी एडिसन। किसने बनाया था? एडिसन ने बनाया था विद्युत बल्ब। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि मोबाइल फ़ोन के आविष्कार किसने किया, तो मार्टिन कूपर ने किया था। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। और उसके बाद विद्युत बल्ब को किसने बनाया? एडिसन ने विद्युत बल्ब को बनाया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि कौन कौन से शब्द इंटरनेट के कार्य से संबंधित है। तो देखिए इंटरनेट के कार्य से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं। देखिए www का पूछता है, www, उसके बाद http भी पूछता है, http भी पूछता है। और फिर ईमेल, आप लोग ये याद रखेंगे, ईमेल भी इंटरनेट से संबंधित है, जीमेल भी, ये सभी इंटरनेट से संबंधित है। चलिए www को उठाते हैं। www इसका फुल फॉर्म पूछता है तो क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने की थी, और www की स्थापना किसने की थी, तो इसके टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने इसके संस्थापक हैं। http को उठाते हैं। http इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। http को इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन कौन से शब्द इंटरनेट के कार्य से संबंधित है। तो इंटरनेट के कार्य से संबंधित है आपकी जो है, आपके www हो गया, http हो गया, फिर ईमेल हो गया। तो ये सभी जो ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, लेकिन इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। www के इसका किस फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। और स्थापना टिम बर्नर्स-ली ने की। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई हैं। और http का फुल फॉर्म भी पूछा गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट का अगर आपसे पूछ लें पे, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? तो इंटरनेट का जो आविष्कार है ये 1960 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता हमने बताया था कब हुआ था, तो वो भी तो 1960 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि ओपेक का जो है, ओपेक की स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुआ था, ओपेक की स्थापना, तो भी तो 1960 में हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन तो हो गया है, आगे बढ़ते हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न था यार, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक, और किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहते हैं? तो देखिए, या फिर इंग्लिश में पूछेगा तो इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। सर्वदाता को क्या कहते हैं? एक होता है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इंग्लिश वाला टर्म आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में अब इंग्लिश ही देता है। यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? जिन बच्चों को नहीं पता रहेगा वहीं पे बाज जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे। तो ये ओ ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक, और अगर आपसे पूछे सर्वदाता किसे कहते हैं, तो यहाँ पे नोट करेंगे सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? जो सभी को ब्लड दे सकें। सर्वदाता किसे कहते हैं? या फिर इसे कहते हैं, अरे यार इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक हो गया, सर्वदाता। सर्वग्राही कब लिखो? सर्वदाता तो हो गया। अगर आपसे पूछे कि सर्वग्राही किसे कहते हैं? सर्वग्राही तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। वो कौन सा होता है? तो ये होता है AB। कौन होता है? AB। अगर आपसे पूछे रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे
कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज, रक्त का पीएच मान बता दीजिए कितना होता है, तो 7.4 होता है। अगला प्रश्न रक्त से क्या पूछा जाएगा कि रक्त की माप किस यंत्र से करते हैं, रक्त की माप किस यंत्र से करते हैं, तो इसकी माप जो है स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं। किसे करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि अगर आपसे पूछे कि देखिए किस वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं, किस रक्त वर्ग के, तो ओ होता है। सर्वदाता को ही क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। डोनर मतलब दाता। अगर आपसे पूछे कि सर्वग्राही किसे कहते हैं, तो यूनिवर्सल रिसेप्टर एबी को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि रक्त समूह की बात करें, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त का पीएच मान 7.4 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि रक्त की माप किससे करते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त की माप करते हैं। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एड्स का जो पूर्ण रूप है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि इसका जो संक्रमण है किससे फैलता है, संक्रमण जो है HIV वायरस से फैलता है। कौन सा वायरस होता है, HIV वायरस से फैलता है। अगर आपसे पूछे कि हम लोग एड्स दिवस इसके रोकथाम के लिए कब मनाते हैं, एक जागरूकता के लिए, तो ये 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये प्रभावित एड्स जब हो जाएगा तो शरीर के मतलब रोगी के किस भाग को प्रभावित करेगा, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, एलिसा टेस्ट जो है ये किससे संबंधित है, तो एलिसा जो टेस्ट होता है, टेस्ट ये जो है एलिसा टेस्ट जो होता है वो कैंसर से ही संबंधित होता है। कैंसर, ये क्या है यार, कैंसर से नहीं, वो आपके एड्स से ही संबंधित होता है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं, इतना बहुत है। अगर आपसे पूछे कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप है। संक्रमण इसका HIV वायरस से होता है। अगर आपसे पूछे एड्स दिवस कब मनाते, 1 दिसंबर। प्रभावित कौन सा अंग करता है, तंत्र, पूरा प्रतिरक्षा तंत्र ही प्रभावित करता है। एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है, तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो ये भी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों में, कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे मिलेगा, आप लोग विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि चने की कटाई का प्रयोग किसको पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो जो है गन्ने को उगाने के लिए तने की कटाई करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा बनाते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसकी बुवाई कर देते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये गन्ने से संबंधित प्रश्न है। गन्ना का इस तरह से बुवाई करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उस पद्धति को क्या कहा जाता है, उसके बुवाई की पद्धति को क्या कहा जाता है, उसकी बुवाई को पद्धति को क्या कहता है, तना काट प्रवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तना, उसको कहा जाता है तना काट प्रवर्धन। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है गन्ने का, सर्वाधिक जो है गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश का जो गन्ना है मुख्य व्यावसायिक जो है मुख्य नगदी फसल है। उत्तर प्रदेश का गन्ना जो है उत्तर प्रदेश का मुख्य नगदी फसल है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का जो है मुख्य
मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो आप लोग क्या बताएंगे? गेहूं है। सबसे ज़्यादा मुख्य खाद्यान्न फसल पूछे तो गेहूं है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। और हमने क्या बताया, गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको बता दें तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे कि हमारा राष्ट्रीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? गन्ने के ऊपर रिसर्च किया जाता है यहाँ पे, तो वो कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है गन्ने से संबंधित। तो हमने बताया कि तने की कटाई का प्रयोग किसको पुनः उगाने में किया जाता है? तो गन्ने को पुनः उगाने में जो है तना काट प्रवर्धन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे गन्ने का जो पूरा रॉड होता है इतना बड़ा, उसको लिया जाता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उसकी क्या की जाती है? बुआई की जाती है। सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश का मुख्य नकदी फसल है। और अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो वो गेहूँ है। और गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न है कि फटे दूध से उत्पन्न एसिड होता है। तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब दूध फट जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड मिलता है। कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड मिलता है जब दूध फट जाता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है, अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती, तो आप लोग बताएंगे कि विटामिन जो सी है दूध में नहीं होता है, क्योंकि विटामिन सी खट्टा होता है, दूध में होगा तो वो ऐसे ही फट जाएगा। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे दूध की जो शुद्धता की माप, वो जो है शुद्धता की माप ये किस यंत्र से करते हैं? तो ये करते हैं भैया लैक्टोमीटर से। किस मीटर से? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप करते हैं, किसमें कितना पानी मिलाया गया है, कितना दूध है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? अम्लों के बारे में देख लेते हैं। सिरका में बता दीजिए कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि संतरे में कौन सा अम्ल होता है, संतरे में, या फिर आपसे पूछे कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में, तो इसमें जो है सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। ये अम्लों से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में पूछ ले कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या बताया था कि फटे दूध से उत्पन्न जो एसिड होते हैं उनका नाम क्या है? उसका नाम है लैक्टिक एसिड। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे सिरका में जो सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हमने बताया कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो आप लोग बताएंगे कि विटामिन सी नहीं होता है। और अगर आपसे पूछे कि दूध की शुद्धता का माप किससे करते हैं? लैक्टोमीटर से। अगर आपसे पूछे कि हाँ, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संतरा किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो संतरे जो होते हैं वो विटामिन सी, खट्टा होता है ना, तो विटामिन, संतरा, नींबू, आंवला, ये सभी किसके? विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। अगर यहीं पे हमने बताया कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल पूछ ले तो आप लोग बता देंगे कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, और चीजें देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि पालक किसका स्रोत है, पालक, तो ये जो है आयरन का स्रोत है। किसका? आयरन का स्रोत है। आंवला पूछ ले किसका स्रोत है? आंवला पूछे किसका स्रोत है, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। विटामिन ए, अगर आपसे पूछे कि गाजर किसका स्रोत है, गाजर, तो ये विटामिन ए का स्रोत है। किसका? विटामिन ए का। अगर आपसे पूछे कि विटामिन ए का संचय कहाँ पे होता है हमारे शरीर में, तो यकृत में होता है। कहाँ पे? यकृत में। ये भी यहीं पे रंगे याद रखेंगे। ठीक, अगर यहीं पे पूछे कि दालें किसकी स्रोत होती हैं, या फिर सोयाबीन किसकी स्रोत होती है, सोयाबीन किसकी स्रोत होती है, तो ये जो है ये प्रोटीन की स्रोत होती है। किसकी? प्रोटीन की स्रोत होती है। अगर आपसे पूछे कि दालें और फिर सोयाबीन में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, सर्वाधिक उत्पादन दाल और जो है और क्या है, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है भारत में, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में होता है। भारत सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन भी करता है, भारत सबसे ज़्यादा दाल का उपभोग भी करता है, और भारत सबसे ज़्यादा दाल का खरीदारी भी करता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है।
क्या है कि संतरे में किसका प्रबल स्रोत है, विटामिन सी का। इसमें अम्ल कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। हमने बताया पालक क्या पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है। और आंवले में क्या, विटामिन सी पाया जाता है। और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए का संचय यकृत में होता है। और सोयाबीन और दालों में क्या पाया जाता है, ये प्रोटीन पाया जाता है। और सर्वाधिक जो है सोयाबीन और सबसे ज़्यादा दाल का जो उत्पादन है भारत में कहाँ होता है, वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में होता है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो मच्छरों के काटने से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो मच्छरों के काटने से जो है, हमने बताया था कि मच्छरों के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो हमने बताया था उसमें से जो प्रमुख हैं, जैसे डेंगू हो गया, किसके काटने से होता है, डेंगू बुखार, ये मच्छरों के काटने से होता है। उसके बाद हमने बताया था मलेरिया, मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। इसके बाद हमने बताया था कि जो है आपका चिकनगुनिया और फाइलेरिया, फाइलेरिया भी आप लोग याद रखेंगे, फाइलेरिया। और फिर आपका चिकन गुनिया, ये सभी जो बीमारी होता है ये मच्छरों के काटने से होता है। डेंगू क्या पूछे, कौन से मच्छर, तो ये मादा एंडीज मच्छर के काटने से होती है। कौन सी मच्छर, मादा एंडीज मच्छर। मलेरिया पूछे तो ये कौन सा होता है, मादा जो है, मादा इसके लिए एनाफ्लीज मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया में हमने क्या बताया था, इसमें जो प्रोटोजोआ कौन सी होती है, प्रोटोजोआ कौन सी होती है, मलेरिया में प्रोटोजोआ कौन सी होती है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रोटोजोआ कौन सी होती है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इसमें पाया जाता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना। चलिए रिवीजन करते हैं कि मच्छरों के काटने से होने वाला रोग कौन कौन सा है। तो हमने बताया मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होगा आपको, तो देखिए आपको ना हो, आपके दुश्मन को हो, डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ये सभी रोग होते हैं। और डेंगू किसके काटने से होता है, मादा एंडीज मच्छर के। और हमने बताया मलेरिया किससे, मादा एनाफ्लीज मच्छर के। और मलेरिया में प्रोटोजोआ कौन सी होती है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या था, तो पहले भारतीय उपग्रह का जो नाम है आर्यभट्ट नाम है। क्या नाम है, आर्यभट्ट नाम है। कब भेजा गया, अगर आपसे पूछे कब भेजा गया, तो 1975 में। अगर आपसे पूछे इसमें मदद किसने की थी हमारी, तो मदद इसमें रूस वाला जो है, रूस सोवियत संघ इसमें हमारा सहयोग करता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, रूस के सहयोग से भेजा गया था। भारतीयों का बहुत पूछा जाता है, पहला संचार उपग्रह कौन सा था, भारतीयों का पहला संचार उपग्रह कौन सा था, तो वो था आपका एप्पल। एप्पल हमारा क्या था, संचार उपग्रह था। अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला उपग्रह कौन सा था, विश्व में जो है, इसमें पहला उपग्रह क्या था, तो विश्व का जो पहला उपग्रह था उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। क्या नाम था, स्पुतनिक फर्स्ट। इसको किसने भेजा था, तो रूस ने भेजा था। और ये कब भेजा था, 1957 में। रूस ने सबसे पहले मानव को भी अंतरिक्ष में भेजा था, जिसका नाम था यूरी गागरिन। रूस ने सबसे पहले महिला को अंतरिक्ष में भेजा था, जिसका नाम था क्या, वैलेंटीना। 1963 में गई थी, वो 61 में गया था। यूरी गागरिन 1961 में गए थे और वैलेंटीना 1963 में गई थी। अगला प्रश्न क्या था कि भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे, पहले इसका रिवीजन तो कर लो। देखिए पहले भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। अगर आपसे पूछे कि जो है इसको कब बनाया गया, 1975 में भेजा गया रूस की मदद से। और पहला संचार उपग्रह हमारा क्या है, एप्पल है उसका नाम। और हमने बताया कि विश्व में जो पहला उपग्रह कौन था, वो स्पुतनिक फर्स्ट था, जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, रूस का था, 1957 में भेजा गया। अगर आपसे भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे, तो ये जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे। पहली बात हो गई। और भक्त तुकाराम को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, पूछे भक्त तुकाराम को क्या कहा जाता है, इनको दक्षिण का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको दक्षिण का कबीर की उपमा दी जाती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, दक्षिण का कबीर कहा जाता है। और कुछ लोगों के बारे में देखते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि
ये मलिक मोहम्मद जायसी ये किसके समकालीन थे? मलिक, अरे यार, मलिक मोहम्मद जायसी ये किसके समकालीन थे? तो आप लोग बताएंगे ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अगर आपसे पूछे वहीं पे कौटिल्य किसके समकालीन थे? कौटिल्य या फिर इन्हें क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है। विष्णुगुप्त भी इन्हें बोलते हैं, या फिर इन्हें क्या बोलते हैं? चाणक्य बोलते हैं। ये किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उनके पद के महामंत्री और उनके गुरु भी थे, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की समकालीन थे। चलिए रिवीजन करते हैं इस प्रश्न का कि भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे, और इन्हें भक्त तुकाराम को क्या कहा जाता है? दक्षिण का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का कबीर कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अकबर जो है तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य ये किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जो है, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनके बचपन का नाम पूछ ले क्या था? सिद्धार्थ नाम था। जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म पूछ ले कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो मृत्यु जो है, मोक्ष की प्राप्ति जो है वो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश इंडिया में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति पूछ ले भगवान बुद्ध को जो है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे पूछे कि गृह त्याग इन्होंने कब किया था, गृह त्याग कब किया था, तो 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और इस घटना को क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब ज्ञान प्राप्ति के बारे में देख लेते हैं। पहला उपदेश कहाँ पे दिया? पहला जो है उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? पहला उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया? सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे? श्रावस्ती में दिया था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। पाली भाषा में अपने उपदेश देते हैं। उपदेशों का संकलन इनके त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक के भी 3 भाग हैं। कौन से? धम्म पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। महत्वपूर्ण प्रश्न था बुद्ध धर्म से। महत्वपूर्ण प्रश्न था किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को, या फिर सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है पहले उपदेश देने की घटना। और जो है सोमनाथ सारनाथ में और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया था। स्वराज पार्टी का संबंध किसे? देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, इन्होंने मिलकर के, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के इसका स्थापना किया था। अगर आपसे पूछे स्थापना कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो वो जो है इलाहाबाद में। कहाँ पे? ये भी पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ होती है? इलाहाबाद में होती है। अगर आपसे पूछे कि जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था तो इसमें कार्यकाल किसका था, तो रीडिंग के कार्यकाल में 1923 है ना, तो ये रीडिंग के समय में इसका जो है स्थापना हुआ था। चित्तरंजन दास के बारे में आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है कि चित्तरंजन दास हैं वो सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? सुभाष चंद्र बोस के ये राजनीतिक गुरु थे। कैसे गुरु थे? राजनीतिक
गुरु थे। इनकी एक पुस्तक है जो है चित्तरंजन दास की, अगर आपसे पूछे प्रसिद्ध पुस्तक क्या है तो इनकी पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। तो ये इनकी पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इंडिया फॉर इंडियंस किसकी पुस्तक है? तो चित्तरंजन दास की पुस्तक है। चलिए रिवीजन करते हैं कि स्वराज पार्टी का संबंध किससे है। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से मिलकर के इसकी स्थापना किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में कहाँ पे? इलाहाबाद में। और इस समय कार्यकाल किसका था? तो रीडिंग के समय में इसकी स्थापना हुई थी। हमने चित्तरंजन दास के बारे में बताया कि ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और पुस्तक इनकी क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय 1885 में स्थापना होता है कांग्रेस का। तो इस समय जो वायसराय थे डफरिन थे भारत में। तो डफरिन के समय में जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। डफरिन के समय में, ठीक। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, 1885 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि स्थापना किसने किया था कांग्रेस का, तो एओ ह्यूम ने किया था। किसने? एओ ह्यूम ने किया था। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है इनको। अगर आपसे पूछे कि इनकी बैठक जो है, पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस का जो है पहला जो है अधिवेशन, पहला इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी हो अधिवेशन, पहला अधिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए पहला अधिवेशन जो है 1885 में ही हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। मुंबई में भी किस जगह पे? तो तेजपाल, यहाँ पे नोट करेंगे, तेजपाल संस्कृत पाठशाला में इसका जो है पहली बैठक हुई थी। तेजपाल संस्कृत, ये भी बात पूछा गया है किस किस पाठशाला में, कहाँ पे हुआ था? तो संस्कृत पाठशाला में, तेजपाल संस्कृत पाठशाला, ये कहाँ पे है? मुंबई में। वहीं के हॉल में इसकी जो है पहली बैठक हुई थी। और ये भी पूछा जाता है इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पहले जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पहले जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए थे WC बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको कहा जाता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो डफरिन के समय में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। और इस किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था। किसने? एओ ह्यूम ने। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। पहला अधिवेशन 1885 में। तेजपाल संस्कृत पाठशाला मुंबई में हुआ था। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने हुए थे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है? तो हमने बताया था कि तमिलनाडु राज्य में जो है, तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट को भंडार है। लिग्नाइट को भी हमने बताया था कि इसे क्या कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूरा कोयला कहा जाता है। और कोयले को अगर आपसे पूछे कि कोयले को क्या कहा जाता है, तो कोयले को जो है काला सोना कहा जाता है। काला सोना कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि कोयले जो है ये प्राप्त हमें कहाँ से होते हैं? प्राप्त, तो ये हमें अवसादी चट्टानों से होते हैं। किस जगह से? अवसादी चट्टानों से कोयले हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सभी बातें हैं। सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि एंथ्रेसाइट पूछा जाता है। बिटुमिनस कोयला भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। उच्च श्रेणी का कोयला पूछिए कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला होता है उच्च श्रेणी का कोयला। और इसमें कार्बन की मात्रा जो है लगभग 85 से 90% होती है। तो जिसमें कार्बन जितनी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कोयला शुद्ध होता है। अब भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो ये भी यहाँ पे नोट करेंगे कि भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो हमने बताया था बिटुमिनस कोयला। कौन सा? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछे कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? सबसे घटिया जो है कोयला, यानी कि सबसे निम्न श्रेणी का जो कोयला होता है वो होता है आपका पीट कोयला। कौन सा? पीट कोयला। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए कि किस कोयले में लिग्नाइट, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार पाया जाता है? वो तमिलनाडु में पाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। और लिग्नाइट कोयले को क्या कहा जाता है? इसको भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक, भूरा कोयला प्राप्त कहाँ से होता है? अवसादी चट्टानों से। सबसे उच्च श्रेणी का कोयला हमने बताया था एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें कार्बन लगभग 85 से 90% होता है। कि भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोयला जो था
वो विटुमिनस होता है। और सबसे घटिया वाला कोयला जो होता है पीट कोयला होता है। सोयाबीन का जो उत्पादन है अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन के जो उत्पादन है उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, अभी हमने इसको बताया, अभी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का कहाँ होता है, तो आप लोग बताएंगे अमेरिका में सबसे ज़्यादा विश्व में सोयाबीन का उत्पादन होता है। सेकंड नंबर आपका चीन हो गया। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, प्रोटीन का जो है अच्छा स्रोत होता है, तो ये भी हमने बताया कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या होता है, तो सोयाबीन होता है। ठीक ठीक। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक दाल या फिर सोयाबीन, सोयाबीन, या फिर अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन किसे कहा जाता है, सर्वाधिक जो है वन वाला राज्य कौन सा है, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो ये सभी जो है आपका मध्य प्रदेश ही है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना। चलिए रिवीजन करते हैं कि सोयाबीन का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य। विश्व में पहला स्थान लेता है सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका, दूसरे स्थान पे है आपका चीन। ठीक, और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन, और इसके अलावा दाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का, सबसे ज़्यादा उत्पादन, सर्वाधिक वन वाला राज्य टाइगर स्टेट, ये सभी मध्य प्रदेश को कहते हैं। ये सभी बातें पूछी जाती है, इस वजह से हमने बताया यहाँ पे। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, भारत की जनजातियों से। अगर आपसे पूछे कि भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है, तो वो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये भी कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। मतलब और ज़्यादा जगहों पे पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक वहाँ पे पाई जाती है। लेप्चा जनजाति अगर आपसे पूछे, कुछ मुख्य जनजातियाँ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे लेप्चा नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, लेप्चा नामक जनजाति ये सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पे? सिक्किम में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये मुख्य रूप से जो है गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पे? गुजरात में ज़्यादा सर्वाधिक जो है इसका विस्तार है। अगर आपसे मुंडा जनजाति पूछ ले, मुंडा, तो ये भी और जगहों पे पाई जाती है, लेकिन ये मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे झारखंड बिहार वाले क्षेत्र में पाई जाती है। थारू जनजाति पूछे कहाँ पे पाई जाती है, थारू जनजाति सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो है ये उत्तराखंड में पाई जाती है। इसके अलावा यूपी में भी उत्तर साइड में पाया जाता है। और ये इनकी एक विशेषता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये दिवाली को किस रूप में मनाते हैं? शोक के रूप में मनाते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पे हमने बताया था कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण भारत में जो आपके नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है वहाँ पे पाई जाती है। अगर नीलगिरी पर्वत नहीं ऑप्शन में है तो आपको तमिलनाडु राज्य मिलेगा, वो आप लोग लगा दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति है, जो कि कहाँ पे निवास करती है? मध्य प्रदेश में। और लेप्चा जनजाति कहाँ की है? सिक्किम की है। भील जनजाति हमने बताया गुजरात में। मुंडा जनजाति कहाँ पे? झारखंड में। और दिवाली को शोक के रूप में कौन सी मनाती है? थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। टोडा जनजाति हमने बताया ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, ये नीलगिरी पर्वत पे पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के। दोनों गोलार्ध में दिन और रात किस दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है? सूर्य जो है आपका विषुवत रेखा पे होता है। कब बराबर होती है दिन और रात? तो देखिए दिन और रात को बराबर करने के लिए 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, इस दिन क्या होता है? इस दिन सूर्य कहाँ पे होता है? आपको सूर्य जो होता है वो विषुवत रेखा पे होता है। विषुवत रेखा पे होता है। और विषुवत रेखा को ही क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इसको ही बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या? 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। और सूर्य अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा पे कब होता है, तो ये भी बातें यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे सूर्य के बारे में। अगर आपसे पूछे कि ये कर्क रेखा पे कब होता है, कर्क रेखा पे, तो ये होता है 21 जून के दिन कर्क रेखा पे होता है। और इस दिन क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? बड़ा दिन होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है तो उसी दिन क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। अगर आप सूर्य पूछे मकर रेखा पे कब होता है, मकर रेखा पे सूर्य कब होगा, तो ये 22 दिसंबर के दिन होगा, 22 दिसंबर के दिन। और इस दिन क्या होता है?
इस दिन क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बड़ा दिन होता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जब दक्षिणी गोलार्ध में जिस दिन बड़ा दिन होगा उस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, छोटा दिन होगा। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, सबसे छोटा दिन सबसे बड़ा दिन, ये बोलना का सेंस था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, महत्वपूर्ण प्रश्न था। वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न था। दोनों गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर होते हैं, दो डेट को बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। इस दिन होता क्या है कि सूर्य जो है एक बार 21 मार्च के दिन विषुवत रेखा पे होता है, एक बार 23 सितंबर के दिन। तो इसी वजह से इस दिन और रात बराबर होते हैं। हमने बताया कि इसे विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि सूर्य कर्क रेखा पे कब होता है, तो ये 21 जून के दिन होता है। सूर्य मकर रेखा पे कब होता है, 22 दिसंबर के दिन। जब मकर रेखा पे होगा तो दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन। अब जब जो है कर्क रेखा पे होगा तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो देखिए, भारत में बहुत सारी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मुख्य नदियों के बारे में देखना है। कौन कौन सी नदियां, जैसे हो गया आपका नर्मदा पूछ ले, ताप्ती पूछ ले, नर्मदा ताप्ती हो गया। उसके बाद आपका नर्मदा ताप्ती साबरमती नदी, साबरमती नदी, और एक लूनी नदी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, लूनी नदी के बारे में। देखिए, नर्मदा के बारे में क्या बताया था कि इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है। तो ये उद्गम जो है, पूछिए इसका कहाँ पे होता है, तो अमरकंटक से। कहाँ पे, अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, क्योंकि मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। लंबाई पूछ ले, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है नर्मदा की। ये बात हो गई। ताप्ती नदी की पूछिए उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम पूछे ताप्ती नदी का कहाँ से होता है, तो ये बैतूल जिला आपका मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ पे, बैतूल जिला के पास, एमपी मध्य प्रदेश में होता है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। लंबाई पूछे 724। साबरमती की अगर आपसे पूछे कि ये उद्गम कहाँ से होती है, उद्गम इसकी कहाँ से होती है, साबरमती नदी की जो है उद्गम इसका कहाँ से होता है, ये जो है नदी जो है ये उद्गम अरावली पर्वत से निकलती है। कौन सी, अरावली, ये जो है अरावली पर्वत से निकलती है राजस्थान साइड में। और लूनी नदी का बात करें, ये जा करके वो आपका कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कच्छ के रण में लुप्त कौन सी नदी हो जाती है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी, लूनी नदी। तो इसका इतिहास वहीं पे खत्म हो जाता है। नदियों से महत्वपूर्ण प्रश्न था, इंडियन ज्योग्राफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्या था कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, ये सभी नदियां पश्चिम की ओर बहती है। हमने बताया कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होती है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिला मध्य प्रदेश से होता है, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से, अरावली पर्वत से होता है। ठीक, 371 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन लंबाई नहीं पूछा जाएगा। कच्छ के रण में लुप्त कौन सी नदी होती है, लूनी नदी होती है कच्छ के रण में। और कौन सा, अगला प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये तो हो चुका है शायद। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा के बारे में आप लोग बताएंगे कि किसे कहते हैं। तो ये गल्फ स्ट्रीम जो है हमने बताया गर्म जलधारा है। कैसी, गर्म जलधारा है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे ये बहती है, तो ये अटलांटिक महासागर में। कौन से, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन में बहती है। इसे क्या कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूरोप का कंबल बोलते हैं। ठीक, कंबल। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने पूछा अल नीनो कैसी जलधारा है, अल नीनो, तो ये गर्म जलधारा है। आपने बताया लेब्राडोर की जलधारा, हमने बताया लेब्राडोर की जलधारा पूछी कैसी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। एक और हम्बोल्ट की जलधारा हमने बताया, हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है, ये भी ठंडी जलधारा। पूछी जाती है कि कौन सी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, ये सभी पूछी जाती है। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जिसे यूरोप का कंबल भी बोलते हैं, और ये क्या है, अटलांटिक महासागर में। अल नीनो जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट भी कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा।
तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक करिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।